Hello students, today we are going to start an interesting chapter in biology and the name of the chapter is circulatory system. As you can see, this comes under unit 3 of ICSE biology 10th standard textbook. ओके और उसका मेन टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि हम बायोलॉजी को 3 तरीके से पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, एनाटॉमी मोर्फोलॉजी भी पढ़ते हैं। देखिए मोर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होंगे, एनाटॉमी उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स होंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी उसकी फंक्शनिंग होगी, कैसे फंक्शन करता है वो पर्टिकुलर इंटरनल पार्ट। ओके तो टुडे जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑब्वियसली यू नो इज रिलेटेड टू, let me color it so that you all can understand. It is related to your most sensitive part and that is nothing but heart. Okay? ये हार्ट का मसला बहुत से यंगस्टर्स को होता है, राइट? दिल का दर्द जवानी में अलग दर्द और बुढ़ापे में अलग दर्द, फिर ऑपरेशन, ये सब तो आप लोग ने सुना ही होगा हार्ट के बारे में, राइट? ठीक है, तो जनरली अगर आप लोग पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, भर लिया पेट्रोल, लेकिन अगर पेट्रोल इंजन जो है वो पाइपलाइन जो पेट्रोल को इंजन तक कनेक्ट करता है वो है ही नहीं कार में, फायदा क्या फिर पेट्रोल भर के? उसी तरह हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, यू नो, नोज के थ्रू, ओके, लंग्स में ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ओके, हम लोग खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो कोई ऑर्गन नहीं है या कोई पाइपलाइन नहीं है जो हर सेल तक ये ऑक्सीजन और खाना पहुंचाए, तो फायदा क्या? ये सुनो, इसीलिए जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो मतलब जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, वहाँ पे एक कंप्लीट डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हर काम एक पर्टिकुलर ऑर्गन करता है। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है इतना अच्छे से बना है कि कौन सा पार्ट क्या काम करेगा पहले से ही डेजिग्नेटेड है। ओके, तो क्योंकि हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेसिकली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन द transportation of various materials in the body collectively constitute the circulatory system। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सिर्फ एक या 2 पार्ट नहीं बोलेंगे, जितने भी पार्ट जो ब्लड को पूरे बॉडी में या ट्रांसपोर्ट करने में, नॉट ओनली ब्लड बट अदर मटीरियल्स ऑल्सो दैट विल डिस्कस फर्दर इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हर ह्यूमंस के पास ब्लड होता है, यू ऑल नो दैट। इट इज़ एन अमेजिंग फ्लूइड, देख के एकदम रेड कलर अट्रैक्टिव सा होता है, हर किसी को पता है। ओके, और ब्लड को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड फर्दर किस में डिवाइडेड होता है। ओके, और मेन काम ब्लड का क्या होता है, अगर मैं बता दूं शॉर्टकट में, तो मेन काम ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस मटेरियल, प्रोटीन्स और बाकी चीज़ें, ऑक्सीजन, ये सब भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस सिलेबस में या इस टॉपिक में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके मेन फीचर्स, द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ओके, एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। जो एनिमल्स हैं उनमें 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला, अ फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम, ओके, ब्लड एंड लिम्फ। जो ब्लड एंड लिम्फ है वो किस में आएगा? फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम। दूसरा, कंट्रोलिंग सेंटर, हार्ट हमारा कंट्रोलिंग सेंटर है। और थर्ड, पाथ थ्रू विच ट्रांसपोर्ट मीडियम सर्कुलेट्स, द ब्लड वेसल्स एंड द लिम्फ वेसल्स। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो मेन 3 पार्ट है, वो है फ्लूइड, जो हमारा ब्लड वगैरह, लिम्फ वगैरह, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। कंट्रोलिंग सेंटर, उसका मेन सेंटर कौन कंट्रोल करता है इन सब सर्कुलेटरी सिस्टम को? वो है हार्ट। एंड पाथ थ्रू विच ट्रांसपोर्ट मीडियम सर्कुलेट, यानी कि ये जो ब्लड है कहीं ना कहीं से तो ट्रेवल करेगा ना, और वो ट्रेवल करने के मीडियम को हम ब्लड वेसल बोलते हैं, जो फर्दर डिवाइडेड होता है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। तो लेट अस सी वन बाय वन। लेट अस गो टू फ्लूइड्स इन अ बॉडी।
देखो इन टोटल 40 लीटर फ्लूइड बॉडी में होता है एक फुल्ली ग्रोन अप ह्यूमन में, जिसमें से 25 लीटर इंट्रासेल्यूलर यानी कि अंदर के सेल के अंदर के फ्लूइड्स होते हैं। ओके, जो सेल के अंदर फ्लूइड्स होते हैं उसको इंट्रासेल्यूलर बोलते हैं। इंट्रा मतलब अंदर और सेल्यूलर मतलब सेल। ओके, द रिमेनिंग 15 लीटर जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, जो बॉडी में थोड़े थोड़े स्पेस में यानी कि सेल के बाहर होता है बेसिकली। ओके, और ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है यही ट्रांसपोर्ट मीडियम बनाता है। ओके, और वो 3 टाइप के होते हैं, ब्लड, टिश्यू फ्लूइड एंड द थर्ड वन इज लिम्फ। Okay, so let us see one by one. So blood, obviously it's a bright red color, what? Fluid. It's a bright red color fluid, or it forms 8 to 10% of the body weight of a vertebrate. यानी कि हमारे बॉडी जो वेट है, वर्टेब्रेट क्यों? क्योंकि हम लोग को एक रीढ़ की हड्डी है, इसलिए हम लोग वर्टेब्रेट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हम लोग मैमल्स में आते हैं, मैमल्स के अंदर हम वर्टेब्रेट के कॉलम में आते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को किंगडम क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ब्लड जो है थोड़ा सॉल्ट, अगर आपने कभी चखा हो ब्लड को तो थोड़ा नमकीन टाइप होता है, उसमें स्लाइटली अल्कलाइन होता है, यानी कि उसकी जो पीएच होता है 7.4 होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है, और इट इज हेवियर एंड विशियस देन वाटर। बहुत स्टिकी टाइप भी फ्लूइड होता है। यू मस्ट हैव सीन, नहीं तो अभी काट ना लेना अपना हाथ ब्लड देखने के लिए। यू कैन जस्ट सी व्हेनेवर यू गेट इंजर्ड, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व योर ब्लड। ओके, और ये जो ब्लड है ये हमेशा ब्लड वेसल्स यानी कि हमारे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स आर डिवाइडेड इनटू, स्टूडेंट्स मैं ये लिखना चाहती हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत से बच्चे नहीं जानते कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है जिससे हमारा ब्लड ट्रेवल करता है इज डिवाइडेड इनटू, विच आर द 3 पार्ट्स? Parts you cannot say, 3 types you can say, arteries, veins and capillaries. इनके हमने लोअर क्लासेस में डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, कैपिलरीज आर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। तो इसको मैं डीपली अभी लिखूंगी नहीं। ओके, यू शुड नो अबाउट दिस, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड नाउ। नेक्स्ट, अगर फिर भी सिंपल तरीके से याद करना है तो हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को इनटू आर्टरीज, ओके, दैट कैरी इनटू वेरियस ऑर्गन्स। ओके, और आफ्टर एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स विद ऑर्गन इट इज रिटर्न बैक टू द हार्ट थ्रू वेन। ये बेसिक अगर आपको डेफिनेशन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं ना। वाई इज ब्लड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी? कभी सोचा है ब्लड क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे ब्लड, हम उसमें मेन चीज जो हम जिससे जीते हैं, जिससे हमारे सेल जीते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस लाके लंग्स को देता है, फिर लंग्स के थ्रू वो कार्बन चला जाता है। इसके अलावा बहुत जो भी हम खाते पीते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वरना सारे ऑर्गन को कनेक्ट कौन कर पाता है ना? उनके जो वो जो जैसे ऑक्सीजन लंग्स से आता है तो लंग्स से जो ऑक्सीजन आता है वो सारे बॉडी को चाहिए ना, तो वो कौन लेके जाता है? ब्लड ही लेके जाता है, राइट? ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम जो भी डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ये सब एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स किस में जाता है? ब्लड में। फिर ब्लड उसको हर एक सेल में पहुंचाता है, यानी कितना इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड का। यस और नो? यहाँ तक कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, जो वेस्ट है, अगर वेस्ट प्रोडक्ट भी एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो बॉडी सड़ नहीं जाएगी, इसीलिए उसको भी बाहर निकालना जरूरी है। वो भी पहले ब्लड में जाता है, फिर वहां से किडनी पे जाता है, फिर बाद में वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलता है। ओके, इवन द हॉर्मोन्स, जो हॉर्मोन्स हमें इमोशंस देती है, जो हमें एक्चुअली रोल प्ले करवाती, जो हमें करना है, तो वो भी सर्कुलेट होते हैं थ्रू ब्लड। यानी कि ब्लड जो है कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। यस और नो? और एक फुल्ली ग्रोन अप मैन में 5-6 लीटर ब्लड होना चाहिए। ओके, और वुमन में 4 से 5 लीटर। वुमन को ज्यादा ब्लड नहीं चाहिए। ओके, और जो साइंस इस ब्लड की स्टडी करती है उसको कहते हैं हेमाटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर टू द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कमिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड,
कैसे पता चलता है ब्लड के अंदर क्या है? हाउ डू यू नो व्हाट इज देयर इन द ब्लड? सो देयर इज अ मशीन इन kept in a chemistry lab known as a centrifuging machine. वो कुछ ऐसा दिखता है, मैं वो मशीन को क्या बनाऊँ, एक मिक्सर की तरह काम करता है। समझो यहाँ पे ये गोला सा है, 4 चैम्बर हैं, यहाँ पे समझो टेस्ट ट्यूब रखे हैं, राइट। और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने अपना सैंपल रखा है ब्लड का, और मैंने उसको घुमाया है। ओके, ये घूमेगा इतनी तेज़ी जैसे मिक्सर नहीं घूमता है। तो इसी को हम सेंट्रीफ्यूगल, ये जो गोल घूमने के फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, उस मशीन को सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन कहते हैं, जो हमें केमिस्ट्री लैब में मिलेगी। ओके, हम यानी कि ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोग को, ब्लड सेंट्रीफ्यूज करने से पहले कैसे दिखता है और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद कैसे दिखता है। सो एज यू कैन सी, ये देखो, ये जो टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करने से पहले ये हालत है, राइट। सेंट्रीफ्यूज करने से पहले देखो ब्लड क्लॉट इधर दिख जाएगा, सीरम कुछ दिखेगा आपको। जैसे हम इसको सेंट्रीफ्यूज करें इस ब्लड को, या चलो पूरा ब्लू ब्लड दिखा, सेंट्रीफ्यूज करने से पहले तो पूरा ब्लड ब्लू दिखेगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि अगर हम नॉर्मल एक ब्लड क्लॉट है उसमें और सीरम, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूज करने से पहले तो ब्लड पूरा ब्लू दिखेगा, पहली बात तो ये याद रखिए। उसके बाद ये याद रखिए, अगर उसमें ब्लड क्लॉट हम सेपरेट करते हैं, यानी कि ये जो ऊपर के पार्ट को हम सीरम बोलेंगे, यानी कि पूरे ब्लड से हम ब्लड क्लॉट को हटाएं तो क्या बचा? सीरम। यानी कि सीरम को हम कह सकते हैं कि वो प्लाज्मा जो है ब्लड का, अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें तो देखो टेस्ट ट्यूब में पहले तो ऐसे बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नॉर्मल पहले ब्लड पूरा रेड था, ओके, पहले ब्लड पूरा रेड हम ड्रॉ करेंगे। ये बिफोर सेंट्रीफ्यूज, ओके, और ये आफ्टर सेंट्रीफ्यूज। अब याद रखिए, यहां बिफोर सेंट्रीफ्यूज ये ब्लड पूरा रेड था, लेकिन मैंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो ये डिवाइड हो गया और थोड़ा बड़ा, समझे 45% किसमें? ब्लड सेल्स में या फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, और बाकी जो 55% प्लाज्मा में, जो कि कलरलेस है, या कह सकते हैं लाइट येलो कलर। अब मैं येलो कलर तो है नहीं मेरे पास, लेकिन ये अंडरस्टैंड करो। अब वही प्लाज्मा जो हम बात कह रहे हैं, प्लाज्मा हम डिवाइड करते हैं, ये जो प्लाज्मा फ्लूइड है हमारा, इस डिवाइड 50 to 60% लगे ब्लड में रहता है, 55% चलो बीच में पकड़ लीजिए आप। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है वाटर, ब्लड प्रोटीन, सॉल्ट और अदर सब्सटेंसेस, यानी कि फूड, रेस्पिरेटरी गैस, एक्सक्रीटरी हार्मोन। यानी कि प्लाज्मा भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड, राइट। ब्लड प्रोटीन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं उसमें, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबॉडीज, यानी कि ये प्लाज्मा कितना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जो कि 45% तक कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड का, ये सेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसमें मेन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का दूसरा नाम है राइथ्रोसाइट्स, ई साइलेंट है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। यहाँ लिखा नहीं है, आप लोग लिख सकते हो, थ्रोम्बोसाइट। और इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं ल्यूकोसाइट, यानी कि डब्ल्यूबीसी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, ओके, और अग्रैन्युलोसाइट यानी कि उसके जो न्यूक्लियस में, या उसके जो सेल के में आप कह सकते हो ग्रैन्यूल्स हैं। इस तरीके से आपको ग्रैन्यूल्स दिखेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स में, ओके, देखो ग्रैन्यूल्स दिखेंगे बहुत सारे, ओके। और अग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे। अग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स, ये अग्रैन्युलोसाइट्स है, इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे और इसमें ग्रैन्यूल्स दिखेंगे। तो ये मैं एक एक डिस्कस करूंगी, बस इतना याद रखना, जो अग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं उनके सेल में। तो यहाँ पे ये अग्रैन्युलोसाइट्स इज डिवाइडेड इनटू मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। निमोनिक है AML, और इसका जीबैन, क्या जीबैन एक ऐसा लग रहा है कोई एडवेंचर कैरेक्टर है या कार्टून कैरेक्टर, जीबैन। तुम लोग ने बेन 10 पढ़ते हो तो इस तरह याद रखना जीबैन।
तो G stands for granulocytes और granulocytes are divided into basophils, eosinophils and neutrophils. ओके, ये हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताने जा रही थी कि प्लाज्मा जो है, अगर प्लाज्मा से हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम अगर उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें, यानी कि उसमें से क्लॉट निकाल दे तो सीरम बनेगा। यस नो? तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स निकालेंगे सीरम बनेगा, यानी कि सीरम उतना यूजफुल नहीं है जितना हमें, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहिए ब्लड क्लॉट करने के लिए, तो इसीलिए प्लाज्मा भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या होता है? अभी मैंने इतनी बार डिस्कस किया, ब्लड का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ओके, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब डाइजेस्टेड फूड के ही तो हम खाने से ही ये सब ऑब्टेन करते हैं। ग्लूकोज है, एमिनो एसिड, इसीलिए जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे सेल्स इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए डायरेक्टली ग्लूकोज हम पीते हैं, क्योंकि वैसे तो खाना जो हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर ब्लड में जाता है, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तब डायरेक्टली ग्लूकोज हम लोग पी लेते हैं ताकि ताकत तो रहे। ओके, विटामिन, मिनरल सॉल्ट्स आर सप्लाई फ्रॉम एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल कौन सा है? जो डाइजेस्टिव कैनल है हमारा, टू ऑल बॉडी सेल्स बाय वे ऑफ ब्लड। तो ये एक फंक्शन हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। सेकेंड फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, about 3% of oxygen supplied to body cells is transported in dissolved form in the plasma of blood. ठीक है, सिर्फ 3% प्लाज्मा ऑफ ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन रेस्ट इज ट्रांसपोर्टेड बाय मीन्स ऑफ आरबीसीज, यानी कि आरबीसी का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है आरबीसी में। ऐसे आरबीसी दिखते कैसे हैं? आप लोग को तो पता होना चाहिए। आरबीसी इस तरीके से दिखता है, अल्पेनलीबे चॉकलेट की तरह, बाइकॉन्केव शेप का। ठीक है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, नो सेल ऑर्गेनेल्स। ये ऐसा सेल है, आरबीसी ऐसा सेल है जिसमें नो न्यूक्लियस, नो सेल ऑर्गेनेल। क्यों? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के बजाय, यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए दूसरा कोई काम ही नहीं है, तो क्यों उसमें न्यूक्लियस वगैरह? लेकिन डब्ल्यूबीसी में है। हम डब्ल्यूबीसी के वेरियस जब टाइप्स पढ़ेंगे हम देखेंगे कि हर टाइप में अलग अलग शेप के न्यूक्लियस है, और क्योंकि उसका काम कुछ ज्यादा है इससे, टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स, डब्ल्यूबीसी का। खैर, आरबीसी में कोई पर्टिकुलर ये कह सकते हैं ये बाइकॉन्केव शेप का है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ना सेल ऑर्गेनल्स होता है, लेकिन इनका मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन ब्लड के साथ कंबाइन होता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन के पूरे सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। रेस्ट, ओके। तो जैसे ही ऑक्सी हेमोग्लोबिन किसी टिश्यू के पास पहुंचता है, क्योंकि वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, वो जाके टिश्यू में समा जाता है। ओके, ब्रेकअप टू डिलीवर ऑक्सीजन, और उसी तरह ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचते हैं। टिश्यू के अंदर तो सेल ही होते हैं ना। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, तो इट अकर्स पार्टली इन कॉम्बिनेशन विथ हेमोग्लोबिन एंड पार्टली एज सोल्यूशन इन ब्लड प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में होता है, थोड़ा सा ब्लड प्लाज्मा भी जाता है, थोड़ा सा का हेमोग्लोबिन के साथ भी ये चिपक जाता है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि आप सोच सकते हैं हम अपना जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में बन रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है किडनी तक, किसी के थ्रू, किसके थ्रू? बाय ब्लड। ओके, किस लिए? ताकि वहां से वो एलिमिनेट हो, फिर हम यूरिन करके उसको एलिमिनेट करते हैं, राइट? ठीक है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल पे बॉडी से, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी, या मेटाबॉलिक वेस्ट भी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन, जैसे ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता रही हूँ कि जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली उनको ब्लड में सिक्रीट करते हैं और वो फिर सारे बॉडी में पहुंच जाता है। ओके, या पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ पहुंचना होता है हार्मोन को, वहाँ वो पहुंच जाता है, ब्लड उसको लेके जाता है, यानी कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स भी करता है। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट। ब्लड जो है पूरे बॉडी में हीट डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि बॉडी का ऐसा नहीं कि एक पार्ट हमारा ज़्यादा गर्म होता है, दूसरा पार्ट कम गर्म होता है, अगर बुखार भी आता है तो, या वैसे भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूरे बॉडी का एक जैसे होता है। ऐसे नहीं कि मेरे हाथ अलग टेम्परेचर के होते हैं, पैर अलग ऐसा नहीं। क्यों? इसको कौन ऐसे रखता है? ब्लड पूरे बॉडी को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखता है।
ओके, एंड दिस अनदर पॉइंट विच इज होम्योस्टेसिस. ब्लड होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है बॉडी में. कैसे? जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का वो उसको कांस्टेंट रखता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है. ब्लड जो है इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेडी कैसे रखता है? बाय मेंटेनिंग डिफरेंट सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन कांस्टेंट अमाउंट. कोई भी जो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, डिफरेंट सॉल्ट्स है या कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बॉडी में बढ़ नहीं जाना चाहिए. ओके, वो कांस्टेंट रहना चाहिए. और इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर भी इंटरनल एनवायरनमेंट या हमारे बॉडी के अंदर का जो भी फंक्शनिंग है वो सही रखता है. ठीक है. प्रोटेक्शन. ब्लड हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ क्लॉट वेर एवर देर इज अ कट इन ब्लड वेसल. ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें कट या वुंड्स होते हैं, तो जब भी हमें ये वुंड हो गया, समझो यहाँ वुंड हो गया हमें, तो खून आने लगता है. तो क्या ये खून जिंदगी भर चलता रहता है? नहीं. थोड़े दिनों के बाद इसके ऊपर एक क्या बन जाता है? क्लॉट बन जाता है, पपड़ी जम जाती है. अब ये काला हो नहीं रहा है, रुक जाओ, ट्राई करती हूँ मैं पपड़ी जमाने की ब्लैक स्केच पेन से. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्लेटलेट्स हैं, ये जो क्लॉटिंग वाला काम हमारे ब्लड के प्लेटलेट्स कहते हैं. तो थोड़े दिन बाद यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, पपड़ी जमती है जो हम कहते हैं, और फिर बाद में थोड़े दिन बाद ये पूरी तरह हमारा स्किन नॉर्मल हो जाता है. ठीक है, फिर इसको नॉर्मल कर देना, ऐसे नॉर्मल स्किन हो जाता है. तो ये सब कौन करता है? वरना खून बहते रहते इंसान मर जाता. और किसी किसी में बीमारी भी होती है कि उनका खून क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉट नहीं होता, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट अस गो टू दिस फॉर्म सेल्यूलर एलिमेंट्स विच आर द वेरियस फॉर्म सेल्यूलर एलिमेंट्स. यानी कि जो सेल्यूलर, एक तो ब्लड इज डिवाइडेड इनटू व्हाट डिड आई से? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड सेल्स या फॉर्म सेल एलिमेंट्स. फॉर्म सेल एलिमेंट्स. तो ये फॉर्म सेल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये जो पार्ट हम कह सकते हैं इज डिवाइडेड इनटू आरबीसी, WBC and platelets. Okay, so let me explain here only. RBC is also known as erythrocyte, WBC leukocyte and platelets thrombocyte. Let us go one by one. RBC ये बहुत छोटे होते हैं, और मैंने इसका आपको डायग्राम भी काइंड ऑफ बताया था कि ये बाइकॉन्केव शेप के होते हैं. ओके, और ये जनरली अगर हम इसको डिस्क्राइब करें या तीनों को एक तरीके से फॉर्मेशन के वाइज डिफ्रेंशिएट करें, तो मैं आपको एक टेबल बताना चाहूँ. सो हियर आई कैन शो यू ऑल द डायग्राम ऑफ आरबीसी. देखो बाइकॉन्केव होता है. ओके, एक चीज़ बेटा मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, कि ये जो आरबीसी बनता भी स्प्लिन में, स्प्लिन तो जानते होंगे ना आप लोग, स्टमक के नीचे है, और मरता भी स्प्लिन में. यानी कि आरबीसी, सारे आरबीसी जो होते हैं वो मुश्किल से उनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है. तो 120 डेज के बाद वो मर जाते हैं, और मरने के बाद वो वहीं पे डिस्ट्रॉय, कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? कहाँ जाके उनको दफनाया जाता है? स्प्लिन में. तो उनका वो ग्रेवयार्ड है. ठीक है, हम ब्लड बैंक भी कह सकते हैं स्प्लिन को, क्योंकि वहाँ वो होते भी हैं. तो ये आप लोग को स्टूडेंट्स मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया. और जैसे मैंने कहा कि जो इसमें कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, जैसे WBC को आप लोग देख लो, सेल भी है, एक न्यूक्लियस भी है, लेकिन आरबीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है. और प्लेटलेट देखो ऐसे दिखता है. ओके, प्लेटलेट ऐसे दिखता है, ये आरबीसी है और ये WBC है. और देखो आरबीसी से थोड़ा बड़ा है WBC, और प्लेटलेट से थोड़ा छोटा ही है. ओके, और ये जो है, और भी बेसिकली याद रखना है आप लोग को, ये आरबीसी स्प्लिन में बनता है, स्पिन ही में ये जब डिस्ट्रॉय हो जाता है वहीं पे दफनाया, यानी कि वहीं पे वो मर जाता है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, there's another table I will want you all to see कि basically, so here you all can see that जो कैरेक्टर्स यहाँ आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स का डिफ्रेंशिएशन दिया है. जो आरबीसी है वो सर्कुलर शेप का होता है, WBC राउंडेड होता है, प्लेटलेट्स राउंड और ओवल कोई भी होता है. साइज जो है ये WBC स्मॉलर देन आरबीसी, स्मॉलर देन WBC होता है. अभी मैंने डायग्राम आप लोग को दिखाया था. WBC बड़ा होता है और प्लेटलेट्स तो स्मॉलेस्ट ब्लड कॉर्पिसल होता है. ठीक है, हम इनको ब्लड कॉर्पिसल्स भी बोलते हैं ना, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पिसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पिसल्स. ओके, ये आरबीसी में एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, इसीलिए वो रेड कलर का होता है. WBC कलरलेस होता है और प्लेटलेट्स भी कलरलेस होते हैं. स्ट्रक्चर अगर हम कहें
देखो आरबीसी बाइकॉन्केव शेप का होता है और एट मैच्योरेशन दे लॉस्ट ऑल सेल ऑर्गेनल्स, उसमें कोई सेल ऑर्गेनल्स रहते नहीं है मैच्योर्ड होने पे। दे कंटेन, और कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता है, दे कंटेन सेल ऑर्गेनल्स, डब्ल्यू, अभी मैंने आप लोग को डायग्राम दिखाया था। और इवन प्लेटलेट्स में भी कोई उसमें भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। फंक्शंस तीनों के अलग अलग है। आरबीसी का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेन काम है टू ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन, ये ट्रांसपोर्ट होता है। बेसिकली हेमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन चिपक के ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन के पूरे ब्लड अपने पर्टिकुलर टिश्यू सेल्स में उसको, पूरे बॉडी के टिश्यू सेल में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी एक्ट्स एज द बॉडी सोल्जर, वो जर्म्स से, फॉरेन बॉडीज से, जो भी बॉडी में फॉरेन बॉडीज जर्म्स आते हैं, वो स्कैवेंजर की तरह उसको खा जाता है और हमें हेल्प करता है कि हम उस बीमारी से, उस जर्म से जो बीमारी होने वाली थी उससे हम लड़ पाए। यानी कि वो बॉडी के सोल्जर्स की तरह काम करता है, बिल्डर्स ऑफ बॉडी की तरह काम करता है। बिल्डर है हमारे बॉडी के, है ना, बिल्डर्स लोग नहीं चलते हैं सलमान खान के साथ, उसी तरह हमारे साथ कौन है, चलो हमारे साथ बॉडी बिल्डर्स नहीं है तो हमारे साथ डब्ल्यूबीसी तो है, नेचुरल बॉडी बिल्डर। ओके, इट हेल्प, और जो प्लेटलेट्स होते हैं हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, अभी जो मैंने क्लॉटिंग आप लोग को बताई थी कैसे क्लॉटिंग होती है, राइट, फाइन। नाउ आगे अगर हम बढ़े तो वी विल गो टू द टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा भी है और डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ओके, इन जनरल दे आर एमीबॉइड लाइक, यू नो। एमीबॉइड क्या होते हैं, एमीबा सब कैसे होते हैं, विदाउट एनी पर्टिकुलर शेप, है ना, किसी भी शेप के होते हैं। एक्चुअली देखो डब्ल्यूबीसी ऐसे गोल गोल दिखा रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली गोल होते नहीं है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर शेप। आप लोग खुद सोचो, अगर वो एक पर्टिकुलर शेप के ऐसे राउंड होते या स्क्वायर होते हैं और कहीं तुम्हें चोट लगी होती है, अब उनको उस उधर से उस ब्लड वेसल से निकल के उधर घुसना है तो उनको कैसे, वो कैसे कहीं पे एडजस्ट हो पाते हैं, इसलिए वो किसी भी शेप के बन जाते हैं, ऐसे घुस जाते हैं उधर। अगर देखो फॉर एग्जाम्पल हम लोग को एक पर्टिकुलर शेप है ना, हम लोग को अगर एक कहीं से निकलना है तो कम से कम उतनी जगह होनी चाहिए कि बॉडी घुस जाए या आड़ा। अगर बहुत ही पतली जगह है तो हम कैसे घुसेंगे, तो हम तो कोई डब्ल्यूबीसी है नहीं ना, हम एमीबॉइड है कि ऐसे एकदम से घुस जाए कोई भी शेप के बन के, राइट, कोई भी शेप बन के हम लोग घुस तो पाएंगे नहीं, ऐसा नो। ओके, तो इसीलिए हम लोगों को ये याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी उनको इमरजेंसी में निकल के जाना पड़ता है, अपने आप को पतला मोटा करके वो कैसे भी घुस जाते हैं। और उनका मेन काम क्या आता है, उनको फैगोसाइट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे एनगल्फ द फॉरेन एंड वोन आउट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये याद रखिए, जब डब्ल्यूबीसी की भी लाइफ स्पेन 14 ही दिन होती, ज़्यादा नहीं होती है, तो जैसे वो बन के मर जाते हैं तो दूसरा डब्ल्यूबीसी उनको खा जाता है। यानी कि कोई भी डेड सेल्स रखते नहीं है वो वन मैन आर्मी है, खुद का खुद ही देखते हैं, जब वो मर जाते हैं दूसरा उनको खा जाता है, तो कुछ ऐसा है। ओके, एज दे एनगल्फ द वोन आउट टिश्यूज ऑफ द बॉडी, they are known as the soldiers of the body, therefore they are known as the soldiers of the body. Okay, they can accumulate at the site of injury and fight with the invading microorganisms that may cause it. जब इंजरी होती है ना सिर्फ वहां पे खून बहता है, लेकिन इस इंजरी साइट पे वहां पे क्या आ सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहां पे आ सकते हैं। क्या आ सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहां पे आ सकते हैं। इसीलिए डब्ल्यूबीसी फौरन उधर जाके माइक्रो डिशुम 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 अपने गन लेके जाती है, उसको मार देती है। ओके, और ल्यूकोसाइट 5000 से 9000 मिलीमीटर क्यूब के होते हैं। ओके, दे आर प्रोड्यूस आइदर इन बोन मैरो और इन लिम्फोसाइट। जैसे मैंने बताया था आरबीसी स्प्लीन में प्रोड्यूस होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में प्रोड्यूस है, बोन के अंदर जो गूदा होता है उसमें प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, हड्डियां खा बकरे की, और वेजिटेरियंस को नहीं, नॉन वेजिटेरियन कह रहे कि खाया करो, उसमें हमें डब्ल्यूबीसी मिलेगा। ओके ओके, सच एज लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एक्सेट्रा, इनके जो दे आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज। ओके, लिम्फ नोड, स्प्लीन, यहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू इसी को बोलते हैं, लिम्फ नोड्स को, स्प्लीन को। ओके, एक्स तो ज़्यादा करके हम इसीलिए कहते हैं ना, स्प्लीन में बहुत डब्ल्यूबीसी बनते हैं, लिम्फ नोड्स में डब्ल्यूबीसी बनते हैं। बहुत से लोगों के ये बीमारी भी हो जाती है, जो डब्ल्यूबीसी नहीं बनने की बीमारी भी होती है, और उस बीमारी को हम कहते हैं
ल्यूकोसीथेमिया, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है स्टूडेंट्स, ओके। और ब्लड कैंसर भी होता है जिसको कहते हैं ल्यूकेमिया, ओके, यहाँ पे दिया आप लोग को, ओके। और इससे क्या होता है, ल्यूकेमिया होने से नंबर ऑफ जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो बहुत बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। एंड डिक्रीज इन देयर नंबर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन ग्लूकोसाइड इसको ल्यूकेमिया। और जब ये घट जाता है उसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं। देखो ये बायोलॉजिकल टर्म्स है स्टूडेंट, तो इसलिए प्लीज इसको, बायोलॉजी ऐसी चीज है जो सिर्फ समझने से नहीं आती, थोड़ा रटना भी पड़ता है, ओके। नाउ लेट अस गो टू द टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि WBC डिवाइडेड इनटू ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट। अग्रैन्युल्स यानी कि उसमें ग्रैन्युल्स नहीं है, ओके। जिन ल्यूकोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युल्स नहीं होते हैं, दिखने में पता चलता है कि वो, फिर उसको हम अग्रैन्युलर कहते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन द लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड अदर लिम्फोइड टिश्यू। जैसे मैंने कहा WBC वहाँ प्रोड्यूस होते हैं। दे हैव सिंपल लार्ज न्यूक्लियस, सिंपल होता है। दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ML, M और L याद रखना, AML मोनोसाइट, M फॉर मोनोसाइट, L फॉर लिम्फोसाइट। ये जो AML मैंने बताया है ये मेरा निमोनिक है, याद रखने के लिए, ठीक है। ऐसे स्कूल के टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये निमोनिक मैंने दिया आप लोग को। मोनोसाइट्स या फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स क्यों बोलते हैं? सो ल्यूकोसाइट में जो पहला हम डिवीजन देख रहे हैं वो अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को पढ़ रहे हैं। और मोनोसाइट बेसिकली हम उनको फैगोसाइट्स कहते हैं। देखो फैगोसाइट्स किसको कहते हैं? जो फॉरेन बॉडीज या बोनार्ड स्ट्रक्चर्स को एनगल्फ कर ले, खा ले, जैसे नहीं पटक से चिपकली खा लेता है मच्छर को, उस तरह, ठीक है, ओके। दे आर द लार्जेस्ट साइज ल्यूकोसाइट। तो सबसे बड़ा ल्यूकोसाइट, ये क्वेश्चन आ सकता है, वो है कौन? मोनोसाइट्स। ये इतने बड़े, बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये 3 to 8% ऑफ द टोटल WBC का, मतलब जितने WBC हैं उसमें से 8% तो यही है और बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट या लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट कौन है? मोनोसाइट, ओके। नाम मोनो है लेकिन काम बड़ा है। मोनोसाइट इज अ लार्ज एमोबॉइड सेल हैविंग अ लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस देख लो आप कैसे दिख रहे हैं, किडनी शेप है कि नहीं, और ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल्स को या बोन आउट टिश्यूज ऑफ द बॉडी को एनगल्फ करना, ओके। एनगल्फ यानी कि निगल लेना। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। ये आरबीसी के साइज के होते हैं, आरबीसी के साइज मैंने अभी दिखाया था, और राउंड शेप के भी होते हैं, यानी कि इसको आरबीसी से आप कंपेयर कर सकते हैं। और इनकी भी न्यूक्लियस बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी होती कि देखो न्यूक्लियस भी गोल है, वो भी टाइप गोल टाइप दिख रहा है ना, ओके। इतनी बड़ी है न्यूक्लियस कि पूरे सेल को कवर करिए। देखो पहले वाले की किडनी शेप थी मोनोसाइट की, लेकिन लिम्फोसाइट जो है, जो सेकंड टाइप का WBC है अंडर अग्रैन्युलोसाइट, वो है लिम्फोसाइट जिसका न्यूक्लियस देखिए कितना बड़ा, इतना बड़ा है कि ऑलमोस्ट पूरे सेल में आ रहा है, ओके। दे फॉर्म 20 to 23% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट। पहला वाला 3 to 8% था मोनोसाइट, और ये 20 to 23% ऑफ द टोटल WBC। एंड ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन द स्प्लीन एंड स्पेशली इन द टॉन्सिल्स, जो गले में है, ठीक है। दीज ल्यूकोसाइट्स आर नॉट फैगोसाइटिक, ये फैगोसाइटिक नहीं होते, ये कोई भी वो ना टिश्यूज को एनगल्फ नहीं करते, लेकिन तो फिर क्या करते हैं? ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ओके। एंड ऑब्वियसली एंटीबॉडीज क्या करती है? हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देती है, और इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। कोई भी एक पर्टिकुलर वायरस है या पर्टिकुलर वायरस से जो डिजीज हो रही है उससे हमें पहले इम्यूनिटी दे देती है। ये इम्यूनिटी वाला चक्कर होता क्या है? देखिए कोई भी वायरस हमारे बॉडी में जब घुस जाती है तो बॉडी को सिग्नल मिलता है, स्पेशली WBC को, वो उसके खिलाफ एक क्या भेजती है? एंटीबॉडी निकालती, ताकि उसको मार डाले, ठीक है। तो ये सुनो, अब वो मर तो गया, लेकिन पहले बार में हम लोगों को थोड़ा बुखार उखार आ जाता है, वही बॉडी का साइन है कि कुछ गड़बड़ है बॉडी में। बुखार आना अच्छी बात है, उससे हमें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है बॉडी में, फिर हम दवाई लेते हैं, हम जांचें करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, राइट। तो उसके बाद जब दोबारा वही वायरस दोबारा आता है, सेम वायरस बॉडी में, अब बॉडी पहले से चौकन्ना रहती है। जैसे कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया पे पहले धोखे से हार्म किया तो दोबारा हम चौकन्ना हो जाते हैं, हाँ पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमें वहाँ सोल्जर्स लगाने। तो अब ये बॉडी का भी यही होता है, पहली बार वायरस घुस गया, इसीलिए तो हम लोग जो वैक्सीनेशन लेते हैं यही तो करता है। वैक्सीनेशन से हम थोड़े से जर्म्स, उस पर्टिकुलर डिजीज का थोड़े से जर्म हम पहले से अगर हम
पहले स्मॉल पॉक्स होता था, स्मॉल पॉक्स का थोड़ा सा जर्म पहले से बॉडी में हम लोग ले लेते हैं ताकि स्मॉल पॉक्स हमें जब एकदम से वायरस आए, जब दुश्मन एकदम से आए, पहले से बॉडी उसके लिए सोल्जर्स रेडी रखें, यानी कि WBC रेडी, उसको इम्यून, हमारे बॉडी को इम्यून करे इस पर्टिकुलर वायरस, इसको कहते हैं इम्यूनिटी। और यही इसीलिए हम इम्यूनाइजेशन करते हैं या वैक्सीनेशन लेते हैं, यही इसी तरह ये काम करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है, इसके इतने सारे इम्यूनिटी, अभी तो ये एक डिस्कवरी, मतलब एक अभी तो इस पर रिसर्च हो रहा है, अभी तो पर्टिकुलर एक एंटी वायरस वाला कोई हमें वैक्सीनेशन नहीं मिला, तो देखते हैं, आई होप सो मिल जाए। तो नेक्स्ट है ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स। ऑब्वियसली जो इसके साइटोप्लाज्म होगा इस ल्यूकोसाइट्स के, उसमें ग्रैन्यूल्स होंगे, आप लोग देख भी सकते हैं साइटोप्लाज्म में कितने ग्रैन्यूल्स हैं। और ये सारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो ग्रैन्युलोसाइट्स वाले हैं, वो रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ रेड से मैं स्टार बनाती हूँ ताकि याद रहे कि रेड बोन मैरो में बनते हैं। देयर न्यूक्लियस आर यूजुअली कंस्ट्रिक्टेड इनटू लोब्स। देखो उनका न्यूक्लियस ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो गया, बीच में कंस्ट्रिक्ट होना, ऐसे दब जाना, और लोब्स बन जाते हैं, 2 लोब्स में वो हो गए या 3 लोब्स बन जाते हैं, डिपेंड। तो एक ऐसे एक पर्टिकुलर होल न्यूक्लियस नहीं होता, एक लोब वाला न्यूक्लियस होता है, आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। द न्यूक्लियस आर यूजुअली कंस्ट्रिक्टेड इनटू लोब्स डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द साइटोप्लाज्म। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रियल। ओके, ये एसिडोफिल्स को हम इसिनोफिल्स भी बोलते हैं, इसीलिए मैंने जी बैन वाला निमोनिक दिया था, राइट। जी बैन वाला निमोनिक मैंने दिया था। G stands for granulocyte, B stands for basophil, E for eosinophils and N for neutrophil। E को हम eosinophils को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका जो साइटोप्लाज्म थोड़ा अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। और एसिडोफिल हैज अ बाइलोब्ड न्यूक्लियस, देखो 2 लोब्स है, उसके न्यूक्लियस 2 में डिवाइडेड है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, द फंक्शन इज टू एनगल्फ बैक्टीरिया। ओके, ये भी एनगल्फ करता है बैक्टीरिया, लेकिन साथ में एक और काम करता है, क्या करता है? सीक्रेट एंटीटॉक्सिन। ओके, एंटीटॉक्सिन यानी कि टॉक्सिन्स के खिलाफ एंटीटॉक्सिन, पर कुछ भी जहरीली चीजें हमारी बॉडी में आई तो उसके खिलाफ वो एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और बेसिकली ये एंटीटॉक्सिन तब हमें जरूरत पड़ती है एलर्जी के टाइम। ओके, तो कभी भी एलर्जी या एंटीटॉक्सिन वाला कुछ फंक्शन आया तो वो किससे रिलेटेड है? एसिडोफिल से या इसिनोफिल से। एक एक के फंक्शन आते हैं एग्जाम में, डायग्राम्स भी आते हैं, इसलिए मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, ये ICSE स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, और मुझे लगता है CBSE में इतना डीपली नहीं आता है, सिर्फ ल्यूकोसाइट के बारे में बताया गया है। यूपी बोर्ड CBSE उनको इतने डीपली नहीं बताया गया। ओके, नेक्स्ट है बेसोफिल। बेसोफिल्स ये 0.5% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स बनाते हैं, और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडिक नेचर का है। ओके, इसीलिए इनके वो बेसिक स्टेन्स लेते हैं। स्टेन्स यानी कि हम जब टेस्ट करते हैं लैब में तो वो बेसिक स्टेन से ही बनता है। द न्यूक्लियस इज 3 लोब। इंटरेस्टिंग ना? देखो, इसिनोफिल्स के 2 लोब्स थे, बेसोफिल के 3 लोब है, और न्यूट्रोफिल्स के 4 लोब तक भी जाते हैं। मैंने जी बैन बोल के निमोनिक दिया भी है, लेकिन ये नहीं, बी पहला नहीं आता, ई पहला आता है, इसलिए ई पहला है तो 2 न्यूक्लियस है, 2 लोब, 3 लोब बेसोफिल्स के, और न्यूट्रोफिल्स के 4 तक के भी जाते हैं, ठीक है। तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, दे रिलीज केमिकल कॉल्ड हिस्टामिन और फॉर इंफॉर्मेशन दैट डायलेट ब्लड वेसल्स। तो ये हिस्टामिन जो है, जो ज़रूरी होती है जब भी हमें जख्म वगैरह होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस टाइम पे हिस्टामिन की ज़रूरत होती है बॉडी को। एक केमिकल होती है जिससे बॉडी का ब्लड वेसल डायलेट, हम लोग को पता चलता है, कुछ सूजन वूजन आती है, उससे हम बॉडी को नॉलेज मिल जाती है। WBC या बेसोफिल्स वहाँ पे जाके अपना काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। ये 3 से 4 लोब के, मल्टी लोब्ड भी इसको हम बोल सकते हैं, 4 लोब मल्टी लोब बोल सकते हैं। दे आर ऑल्सो फैगोसाइटिक एंड आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। तो बेसिकली जैसे कि मोनोसाइट है, भी फैगोसाइटिक है ना। हमारा क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटिक है ना। तो हमारे जो लिम्फोसाइट है वो फैगोसाइटिक नहीं है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा कौन सा फैगोसाइटिक है, कौन सा फैगोसाइटिक नहीं है, किसके क्या फंक्शन है। लेकिन मेन फंक्शन अगर मैं बताऊं, WBC या ल्यूकोसाइट का मेन फंक्शन इन जनरल क्या है? बॉडी को डिफेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड इन्वेडर्स या फॉरेन बॉडीज, ये सबसे मेन फंक्शन है।
ठीक है, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ ल्यूकोसाइट का फंक्शन पूछा गया और एक पर्टिकुलर ल्यूकोसाइट का नहीं पूछा गया, इन जनरल पूछा गया, तो आप लोग बता सकते हो कि पहला फंक्शन है फैगोसाइटोसिस, यानी कि एनगल्फिंग ऑफ द पार्टिकल्स लाइक सॉलिड सब्सटेंस सच एज बैक्टीरिया, वोन आउट टिश्यू एक्सेट्रा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, जैसे मैंने कहा, ये फैगोसाइट्स हैं। न्यूट्रोफिल्स और एनएम याद रखना, हाँ, मन से खाते हैं लोग, एमएन याद रखना, मन से खाते हैं, मन, एमएन, मन से खाते हैं, ऐसे याद रखो, मन से खाना खाते हैं तो लोग मन से बैक्टीरिया को खाते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स एनगल्फ पैथोजेंस, ओके, पैथोजेंस आर फॉरेन बॉडीज विच में एंटर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीज। ल्यूकोसाइट्स हैव द प्रॉपर्टी टू स्क्वीज थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, जैसे मैंने कहा, इसीलिए ल्यूकोसाइट कोई एक पर्टिकुलर शेप के नहीं होते, उनको स्क्वीज होना होता है, अपने आप को दबा के कहीं से भी घुसना पड़ता है, कैपिलरीज के अंदर घुसना पड़ सकता है। इसको हम कहते हैं डायपिडिसिस, ओके, इस चीज को हम कहते हैं, ऐसे स्क्वीज होकर निकलने को कहते हैं डायपिडिसिस। और ये लोग एकदम से निकल के कहाँ पहुंच जाते हैं, देखो यहाँ से, देखो अभी ये देखो, ये गोल शेप का था, लेकिन यहाँ से उसको निकलना था तो उसने अपना शेप बदला, अंदर चला गया ब्लड के अंदर, ओके, ये डायबिटीज है। इस तरह से घुस के जाते हैं और एट द साइट ऑफ इंजरी वो फाइट करते हैं, जहां उनको पता चला यहाँ जख्म हो गया तो जल्दी से इधर आते हैं, कौन, WBC, स्पेशली ये जो फैगोसाइट्स आके जल्दी जल्दी जर्म से, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैगोसाइटोसिस वाला फंक्शन ये अपना करते हैं। वहां से एट द साइट ऑफ इंजरी वो किसको खाते हैं, सब जर्म्स को, ठीक है, फॉरेन बॉडीज को, ठीक है, लाइक पैथोजेंस एंड ऑल। द किल्ड ल्यूकोसाइट्स, okay, dead WBC pass out of wounds together with the tissue and cell as pus। तो यहाँ पे जब WBC जमते हैं उस जख्म पे, ओके, WBC जब उस जख्म पे जमते हैं और फिर बाद में वो मर जाते हैं, वही पस बन जाता है। फिर क्या बन जाता है, पीला पीला कलर का पस बन जाता है, ओके, पस बन जाता है वही, क्योंकि वो WBC वहाँ मर गए। उसी से ना ये सब एक दिन में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा आप लोग देखोगे एक जख्म भरने में 2 से 4 दिन लगते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो पाएगा, पहले WBC जाएगा, फिर वहाँ पे जर्म से लड़ेगा, वो मर जाएंगे, पस बनेगा, फिर प्लेटलेट्स को सिग्नल मिलेगा, प्लेटलेट्स वहाँ पे फाइबर्स बनाएंगे, सारे RBC WBC सबको पकड़ के फाइबर बना के वहाँ पे क्लॉट बनाएंगे और उस तरह हमारा जख्म फंस जाएगा, ठीक है। तो और ये WBC देखो जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए बॉडी में, अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हुआ WBC में तब भी इंडिकेट्स एन इन्फेक्शन टू द बॉडी। WBC का ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन, ये तो मैंने कहा ही है तुम्हें कि जो लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, स्पेशली जो एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स है, बा ब्लैक शीप ऐसे याद रखो, बा, ओके, या एंटीटॉक्सिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंटीटॉक्सिन। देखो मन से फैगोसाइट्स क्या खाते हैं, फैगोसाइट्स मन से ये लोग खाते हैं ग्लूकोसाइड। तो मन यानी कि M फॉर मोनोसाइट, N फॉर न्यूट्रोफिल, तो ये दोनों फैगोसाइटिक हैं। बा एंटीटॉक्सिन है, यानी कि बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। ये याद रखने की तरीके में बता रही हूँ, बहुत जरूरी है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं याद कैसे रखें, ओके। व्हेन डिजीज कॉजिंग जर्म्स गेन एंट्री इनटू द ब्लड स्ट्रीम दे प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन। तो जो भी जर्म कॉजिंग डिजीज, मतलब जो डिजीज से जो जर्म डिजीज प्रोड्यूस करता है वो टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, पॉइजन। एंटीबॉडीज एक्ट एज एंटीटॉक्सिन टू न्यूट्रलाइज या डिटॉक्सिफाई द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिन। समझ में आया। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे मैंने अभी बताया भी था, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड, यानी कि बीमारी होने ही नहीं देता है, दुश्मन को अंदर आने ही नहीं देता, रेजिस्ट करता है। अगर हो आ भी गए तो भी इतना लड़ लेता है कि हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज लोकल हीट रेडनेस। जब भी हमें जख्म होता है वहाँ लाल क्यों होता है, हमें सिग्नल मिलता है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने से हमें पता चलता है कि हाँ हमें कुछ हुआ है, फिर हम उसका इलाज करेंगे। इसीलिए वहाँ पे स्वेलिंग, पेन सब कुछ होता है, ओके। स्वेलिंग एंड पेन ड्यू टू रिएक्शन ऑफ, देखो ये स्वेलिंग पेन से क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो टिश्यूज जो इंजर्ड हुए हैं वहाँ पे रिएक्शन होने लगता है। क्यों, वहाँ पे लोकल जर्म्स आके उस पर बैठ रहे हैं, इस प्रोसेस को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आ भी सकता है। WBC स्पेशली MN, ये लोग आके वहां से जर्म्स खाते हैं ना, मन से खाना याद रखो, MN, ओके ओके। दे शो डायबिटिस, डायबिटिस यानी कि वहां पे
घुस जाते हैं उस साइड पे, इंजरी साइड पे, और फटक से जर्म्स को फटाफट फटाफट खा लेते हैं। कौन? मन। कौन खाते हैं? मन। एम फॉर मोनोसाइट, एन फॉर न्यूट्रोफिल्स। बा क्या करते हैं? और बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स क्या करते हैं? एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग को पता होना चाहिए, और स्पेशली हमने यहाँ दिया भी था। और इम्यूनिटी वाला काम कौन करता है? लिम्फोसाइट। इम्यूनिटी वाला काम कौन करता है? लिम्फोसाइट्स। तो सबके अपने अपने फंक्शन है। इस फंक्शन को एक टेबल फॉर्म में आप लोग बना सकते हो, इस नोट्स को, तो आप लोग को बेटर याद हो जाएगा। एक तरफ डायग्राम बनाना, एक तरफ फंक्शन बनाना, और एक तरफ क्या बनाओगे? टाइप्स। ओके। ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये थर्ड सेलुलर जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है या कॉर्पस्कल्स हैं, उसका थर्ड पार्ट है। ब्लड प्लेटलेट्स दे आर द स्मॉलेस्ट है, अभी मैंने आप लोग को बताया था, सबसे छोटा साइज है उसका। ओके। और जैसे मैंने कहा उसमें भी कोई सेल ऑर्गेनल डी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये। और ये बोन मैरो में, रेड बोन मैरो स्पेशली, ओके, वहाँ जायंट जो सेल्स होते हैं, बड़े बड़े मेगा कैरियोसाइट्स, वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। इनकी लाइफ स्टाइल 3 से 5 ही दिन होती है, सबसे कम लाइफ स्पैन इनकी है। देखो 120 डेज आरबीसी की होती है, 14 दिन तक मोनो क्या कहते हैं ल्यूकोसाइट्स की होती है, डब्ल्यूबीसी की होती है। ओके, 1 वीक तक होती है डब्ल्यूबीसी की। चलो 1 वीक पकड़ लो या 10 दिन पकड़ लो। ओके। और न्यूट्रोफिल्स तो कुछ घंटों के लिए होती है, लेकिन जो प्लेटलेट्स होती है ये भी जो है 3 से 5 ही दिन के लिए होती है। ओके। और ये कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? ये भी स्प्लिन में डिस्ट्रॉय होते हैं। ओके। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स इनका, वो है ब्लड क्लॉटिंग। ओके। और जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, इसलिए ना जो बहुत सी बीमारियां होती हैं डेंगू वगैरह में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, इसलिए वो एकदम से कमज़ोर हो जाते हैं, यहाँ तक कि मरने के स्टेज तक भी पहुँच जाते हैं। और बहुत सी ऐसी जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं, उनमें मतलब जेनेटिकली ही प्लेटलेट्स नहीं प्रोड्यूस होती है। तो ये भी बीमारी होती है हेमोफीलिया, जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, एक जेनेटिक बीमारी है। ओके। और ये ब्लड कॉर्पस्कल जो बनते हैं इसको हम हेमियोफोसिस भी बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज में। और जो टिश्यू ब्लड कॉर्पस्कल्स प्रोड्यूस करती हैं उनको हम कहते हैं हेमोपोएटिक टिश्यू। तो इन नटशेल हम क्या कह सकते हैं? ब्लड इज द रिवर ऑफ लाइफ। इसीलिए ना बहुत से लोग कहते हैं ब्लड, ये बहुत अच्छा टर्म है, ब्लड इज द रिवर ऑफ लाइफ। सारे नेसेसिटीज लाइफ के वेरियस बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ब्लड के थ्रू, हार्मफुल सब्सटेंस निकाला जाता है ब्लड के थ्रू। तो इसीलिए, और उसको हमेशा ये बहते रहता है, ये नेक काम करते रहता है और बहते रहता है, हर बॉडी पार्ट को, इसको बॉडी पार्ट्स को फायदा पहुंचाता है। इसीलिए ब्लड को ब्लड इज द रिवर ऑफ लाइफ भी कहते हैं। चलो प्लेटलेट्स पे वापस चलते हैं। तो ये प्लेटलेट्स ये काम करते कैसे हैं? ब्लड प्लेटलेट्स ये काम करते कैसे हैं? तो बेसिकली जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, जैसे ही यहाँ पे हमें जख्म हुआ तो ब्लड प्लेटलेट्स इंटीग्रेशन होने लगता है और एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। ओके। प्लेटलेट थ्रोम्बोकाइनेस, जैसे ही देखो ब्लड प्लेटलेट्स प्लेटलेट थ्रोम्बोकाइनेस प्रोड्यूस करता है। तो ये कब होगा? जब भी हम इंजर्ड हो जाए, टिश्यू इंजर्ड हो जाए, तो वहाँ पे सिग्नल मिल जाता है थ्रोम्बोकाइनेस बन जाओ। और ये थ्रोम्बोकाइनेस, प्लेटलेट थ्रोम्बोकाइनेस, ये कैल्शियम के साथ मिलके क्या बन जाती है? ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव, जो इनएक्टिव था पहले, जख्म नहीं हुआ कि ये हमेशा प्लेटलेट्स थोड़ी ना बनते। अभी अभी हम लोग बैठे हैं चुपचाप, जख्म लगाने के प्लेटलेट्स बनेंगे क्या? नहीं। जब हमारे बॉडी में कोई इंजरी होती है तब, या डैमेज होता है, ओके, जब खून निकलता है तब इंजर्ड टिश्यू थ्रू थ्रोम्बोकाइनेस, प्लेटलेट थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेट हो जाता है। कैल्शियम के साथ मिलके वो प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव था उसको एक्टिवेट करके क्या करता है? थ्रोम्बिन प्रोड्यूस करता है। ओके। और ये जो थ्रोम्बिन है, जो मेन, देखिए स्टूडेंट्स याद रखिए, कोई भी चीज़ अगर फटती है, ठीक है, आपके कपड़ा बेसिकली फट गए समझो, है ना, आपकी टी शर्ट फट गई, न्यू टी शर्ट, अब या कोई टॉप आपका न्यू टॉप था गर्ल्स के लिए, तो आप लोग क्या उसको फेंक दोगे? नहीं, आप लोग क्या करोगे? उसको सिलोगे, क्योंकि वो न्यू था भाई, अब कैसे फेंके उसको, आप लोग को तकलीफ होगी, तो सिलने के लिए सुई धागा चाहिए। उसी तरह बॉडी को अगर चोट लग जाती है, अगर हम इसको सिल दें तो वहाँ से खून जाना बंद हो जाएगा, तो सिलने के लिए फाइबर्स चाहिए। तो फाइबर्स कैसे प्रोड्यूस होता है? फाइबर प्रोड्यूस होने के लिए फाइब्रिनोजन को एक्टिव करना पड़ता है।
अब फाइब्रिनोजन को वो फिर फाइब्रिन प्रोड्यूस करता है, और ये फाइब्रिन फिर जो इनसोल्यूबल है, पहले सोल्यूबल था फाइब्रिनोजन, बॉडी में घुल रही थी इसलिए, लेकिन बाद में जब जख्म पे ये फाइब्रिन की प्रोडक्शन करता है। कौन प्रोडक्शन करने में इसको हेल्प करता है? फाइब्रिनोजन को कौन जगा रहा है? जल्दी बताइए। थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन को कौन जगा रहा है? प्रोथ्रोम्बिन। और उनको प्रोथ्रोम्बिन को कौन जगा रहा है? कैल्शियम और थ्रोम्बोकाइनेस मिलके। देखो ये सिस्टम समझो। अब फाइनली जो फाइब्रिन है पॉलीमराइजेशन करके फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, और यही फाइबर्स बहुत सारे फाइबर्स करके, और जो भी एंटेंगल ब्लड सेल, चाहे तो मैं इसका एक डायग्राम आप लोग को दिखाती हूँ। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी ओवर हियर, ये देखिए यहाँ पे इंजरी हो गई, और देखो आपके जो ऑब्वियसली ब्लड निकलेगा, ब्लड में तो सब कुछ होता है ना, ब्लड कॉर्पस्कुलर, WBC, RBC सब कुछ होता है, सब निकल गया बाहर। अब वो निकलने नहीं देना हम लोग को, थोड़ा बहुत निकला ठीक है तो हम लोग फौरन उधर बांध देते। क्यों नहीं निकलने देते? बांध देते वो तो हम लोग के ऊपर से बैंडेज, लेकिन अंदर से बॉडी खुद उसको रोकती है। कैसे? ऐसे देखो, सारे जो निकले हुए WBC, RBC सबको पकड़ लेती है फाइबर्स। ये देखो फाइबर, ये फाइब्रिन है, ये पकड़ लेती है। रुक जाओ, नहीं जाने देंगे। चला जाएगा तो हम तो एक स्टेज ऐसे भी आएगा, इतना ब्लड जाएगा हम मर भी सकते हैं ना, इसीलिए इसको रोक लेती है। इस तरह फाइब्रिन प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। तो ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट है क्या करता है? फाइब्रिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन फाइब्रिन फिर फाइबर्स को बनाता है, वही फाइबर्स फिर इस एरिया को सिल भी देता है। फाइब्रिन तो सिल देता है, और फिर थोड़े दिन बाद हमारा स्किन जो जख्म में था वो अब नॉर्मल हो जाता है। देखो नॉर्मल हो गया, ठीक है फाइन। मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए जख्म तक बना लिया। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी हमें इंजरी होती है जल्दी जल्दी ब्लड जाता है, लेकिन वहां पे क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है तो वहां पे जल्दी से प्लेटलेट जाग जाते हैं, अपने क्लॉट बना लेते हैं, और ब्लड फ्लो को कट कर, मतलब ब्लड फ्लो होने से रोकते हैं, वूंड से ब्लड फ्लो होने रोकते हैं, वहां पे क्लॉट बनाते हैं। फाइब्रिन प्रोड्यूस होती है, फाइब्रिन फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन फाइब्रिन प्रोड्यूस होने से पहले बहुत सारे स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले साइट ऑफ इंजरी थ्रोम्बोकाइनेस, जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा देखो, बायोलॉजी में टर्म्स याद रखना पड़ता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। ओके, इज रिलीज्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू सेल। क्योंकि वहां पे देखो जैसे ही इंजरी होती है, जब हमारे प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, बस वहां पे सिग्नल मिल गया प्लेटलेट्स को कि क्या प्रोड्यूस करना है, कि थ्रोम्बोकाइनेस प्रोड्यूस करना है, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। पहला स्टेप ये हुआ, ठीक है। दूसरा स्टेप देखो कैसे बॉडी एक नेचुरल डॉक्टर है, खुद ही ये सब कर रहा है। लेकिन सेकेंड स्टेप थ्रोम्बोकाइनेस, जो कि एक एंजाइम है, और वो मिलके कैल्शियम के साथ मिलके क्या प्रोड्यूस करता है? वो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। वो सोया हुआ था कि भैया आज किसी को इंजरी नहीं हुई, नहीं। जब डॉक्टर्स लोग पेशेंट नहीं होते आराम से रिलैक्स करते हैं, जैसे पेशेंट आए, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पूरी रात दिन डॉक्टर काम किए हैं, तब वो इनएक्टिव कब होते हैं? जब कोई बीमार नहीं होता। लेकिन अब इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कौन करता है? थ्रोम्बोकाइनेस और कैल्शियम मिलके, ये एंजाइम मिलके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं, और ये एक्टिविटी को कैल्शियम जरूरी है, इसलिए बॉडी में कैल्शियम की जरूरत है। इसीलिए नहीं हम लोग कहते कैल्शियम क्या करना है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम की जरूरत है, हड्डियों के लिए भी कैल्शियम की जरूरत है। कैल्शियम के बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए दूध पियो, कैल्शियम वाली चीजें खाओ, ठीक है, पनीर, दूध, ये सब खाओ। दिस एक्टिविटी नीड्स कैल्शियम सम प्लाज्मा फैक्टर। अब थर्ड स्टेप क्या हो रहा है? जैसे चलो इसने इसको जगा दिया, थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया। किसने जगाया? थ्रोम्बोकाइनेस और कैल्शियम ने मिलकर थ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया। अब थ्रोम्बिन इंटर्न किसको एक्टिवेट करता है? इसमें जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन, जो पहले सोल्यूबल था, ओके, अब वो एक इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसके हेल्प से ये कन्वर्ट हो रहा है? फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन के हेल्प से। अब समझ में आया थ्रोम्बिन को एक्टिवेट क्यों करना था? तो एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद पॉलीमराइजेशन यानी कि फाइबर्स बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और बहुत लंबी लंबी फाइब्रिन थ्रेड्स बनते हैं, लॉन्ग फाइब्रिन। जस्ट इमेजिन, ये सब कंपनी में हम धागे बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, और ये बॉडी भी कर रही है, पॉलीमराइजेशन बॉडी भी कर रही है नेचुरली, जब हमें जख्म होती है, ताकि फाइबर प्रोड्यूस करे और वो स्टिच हो जाए जख्म। ओके, दिस फाइब्रिन थ्रेड फॉर्म अ वेरी फाइन नेटवर्क या मैश जिसको कहते हैं,
एट द साइट ऑफ इंजरी वो क्या बनाता है, एक मैश बनाता है। एट द साइट ऑफ इंजरी क्या बनाता है, मैश बनाता है। और ये मैश थोड़ी देर में और उसमें ब्लड सेल्स एंटेंगल होते हैं। देखो सारे ब्लड सेल्स इसमें एंटेंगल हो गए स्टूडेंट्स, देखो ब्लड सेल्स एंटेंगल हो गए, इसी में एंटेंगल हो गए। अब ये एंटेंगल होके क्लॉट बन जाता है। ओके 2 से 6 मिनट में बन जाता है ये काम फटाफट से। एक एम्बुलेंस भी इतनी जल्दी नहीं आएगी जितना बॉडी हमारे लिए एक नेचुरल एम्बुलेंस है। ओके सून आफ्टर द एंजाइम्स हम कह सकते हैं नेचुरल एम्बुलेंस है, वो साइट को जगाती है ना। So soon after its formation, the clot starts contracting and squeezes out. Okay, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्लियर सीरम, इसीलिए ना जो सीरम फिर निकलने लगता है, वहां से पानी निकलने लगता है जख्म से। आप लोग ने देखा होगा इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। पहले क्या हो रहा है, इंजरी हो रही है, फिर देखो वहां पे सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है, जो मतलब सारे जो डेड सेल्स वगैरह सबको पकड़ रखा है प्लेटलेट प्लग ने। फिर आरबीसी और फाइब्रिन थ्रेड्स वहां पे बन रहे हैं और धीरे धीरे ये जो स्टेप 3 में जब फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है जो थ्रेड्स बना रहा है, दिस माइक्रोस्कोपिक होता है। ये दिखता नहीं है कि यहाँ पे धागा ये तो मैं बनाई हूँ, असली में थोड़ी ना दिखता है हमें, ये धागे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब बहुत थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन आर स्टिकी एंड फॉर्म अ नेटवर्क विच इज नोन एज मैश एट द वुड। और 4th स्टेज में जो ब्लड कॉर्पस्यूल्स हैं इसी में एंटेंगल हो जाते हैं और क्लॉटिन हो जाता है विद इन एन इंटेक ब्लड सेल और इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। इसको हम थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। ओके और जो क्लॉट है धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। अब हेमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है जिससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। पहले इसके 2 रीज़न है, उसमें या तो बहुत कम प्लेटलेट होगा उस पर्टिकुलर इंसान में, या प्लेटलेट जो है वो केमिकली नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है जिससे फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदले। प्लेटलेट 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो प्लेटलेट है ही नहीं, प्लेटलेट है लेकिन वो एक केमिकल प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा जिससे फाइब्रिनोजन से कहें कि तुम फाइब्रिन बना दो भाई, क्योंकि फाइब्रिन बनना जरूरी है फाइबर्स बनने के लिए, ब्लड क्लॉट बनने के लिए। ओके तो ये है एक प्रोसेस। पहले क्या हो रहा है, ये आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर बनाइए कि ब्लड क्लॉट कैसे बनता है। ब्लड क्लॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ब्लड क्लॉट कैसे बनता है। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग का मेन टॉपिक आ गया है, बहुत इंटरेस्टिंग वाला, आप लोग को जो पसंद भी है, सबसे फेवरेट पार्ट है आप लोग का हार्ट, जो आप लोग का आए दिन बॉयज़ को गर्ल्स को देख के धड़कने लगता है, गर्ल्स का बॉयज़ को देख के, इस एज में स्पेशली, बाद में बंद हो जाता है धड़कना। ओके देखो यहाँ सब हाँ बोल रहे हैं जितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो खैर हार्ट का काम सिर्फ लड़की को देख के या लड़के को देख के धड़कने के लिए नहीं होता है, हार्ट का और भी बहुत ज़रूरी काम होता है जो हमारे जीने से रिलेटेड है। लड़की ना मिले जी पाओगे, लड़का ना, लड़की को लड़का नहीं मिला और लड़का को लड़की ने, वो जी पाएंगे, लेकिन हार्ट का काम करना बंद हो जाए तो जी नहीं पाओगे। इसीलिए हार्ट का बहुत अच्छा ख्याल रखा करो, तभी हार्ट हमारा ख्याल रखेगा। तो बेसिकली एक ह्यूमन हार्ट का जो साइज होता है, ये मेरे क्लोज फिस्ट है इतना होता है, अपने अपने फिस्ट को क्लोज करो उतना आप लोग का हार्ट का साइज है। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड, दोनों लंग्स के बीच में, स्पेशली जो हमारा, क्योंकि हार्ट किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट लंग के पास ये लोकेटेड होता है। देखो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, तो लेफ्ट लंग को दबाता है, इसीलिए लेफ्ट लंग राइट लंग से थोड़ा छोटा होता है, आप लोग नोटिस करना, ठीक है। जब मैं रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाऊंगी तब आप लोग नोटिस करना, ओके। और इस पूरे जो आप लोग देख सकते हो हार्ट को, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे एक लाइनिंग बनी है जो पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये जो ब्लैक वाला लाइन है आप लोग देख सकते हो, ये जो ब्लैक लाइन है और इनर, ये दोनों लाइन जो है ये इनर और आउटर पेरिकार्डियल लाइंस है, ये जो है इसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो हार्ट को शॉक से बचाता है। ओके इन दोनों के वॉल, पेरिकार्डियम तो हार्ट का जो क्या कहते हैं ऊपर का लेयर है, ओके और जो उसके बीच में, 2 लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियम फ्लूइड है प्रेजेंट बिटवीन द हार्ट वॉल एंड पेरिकार्डियम। हार्ट के वॉल और पेरिकार्डियम के बीच में क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है क्वेश्चन, पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन बताओ। और हार्ट इज मेड ऑफ मसल सेल्स कॉल्ड कार्डियक मसल फाइबर। तो कार्डियक जब भी नाम आए तो हार्ट, तो वो हार्ट याद रखना। तो हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं, 4 चैम्बर। ये लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ हार्ट है, हम लोग ने उसको
लॉन्जिट्यूडनल। लैटिट्यूड कैसे होता है, लेटा लेटा, लैटिट्यूड लॉन्ग लाइन, तो हमने लॉन्ग ऐसे ऐसे काटा है, उसको काट के हमने आप लोग के सामने रख दिया हार्ट को। लो ठीक है, जब हम हार्ट को काटते हैं, काटो नहीं, जब देखते हैं लॉन्जिट्यूडनली, तो बेसिकली ऑब्वियसली जब आप लोग हायर क्लासेस में पहुंचेंगे आपको दिखाया जाएगा हार्ट कैसे दिखता है। तो यहाँ पे जो ये रेड कलर पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टैंड करता है और ब्लू कलर पार्ट डीऑक्सीजनेटेड, ओके। और ये जो राइट पार्ट हमारा हार्ट, देखो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेकिन जब तुम हार्ट पढ़ रहे हो इसको लेफ्ट कंसीडर करो, इस पार्ट को लेफ्ट और इस पार्ट को राइट कंसीडर करो। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। अपना राइट हैंड तो ये राइट पार्ट, ऐसे मत सोचो ये लेफ्ट सोचो ये राइट, ये पहली बात तो ये याद रखो, यही बच्चे पहले नहीं पता होता है। और हमेशा याद रखो जो लेफ्ट पार्ट है वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड। स्टूडेंट्स, और अगर आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पे 4 चैम्बर्स है, ओके। ये है दो, ये ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, ऑरिकल्स। ऑरिकल का दूसरा नाम एट्रियम भी है। तो ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। देखो ये पार्ट, ये ऑरिकल्स, ये वेंट्रिकल्स है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ओके। और ये राइट और लेफ्ट साइड सेपरेटेड होते हैं, ये भी याद रखना आप लोग को, ओके। द लेफ्ट ऑरिकल ओपन्स इनटू ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। ये इतना डिटेल में आप लोग को नहीं चाहिए, अभी आपको चाहिए 4 वाल्व। इसमें 4 वाल्व। वाल्व क्या होता है, एक ओपनिंग टाइप, बंद ओपन करना, नहीं टैप बंद करते हो, तो ये वाल्व है, ये सब वाल्व्स है। यहाँ पे वाल्व है, यहाँ पे वाल्व है, यहाँ जहां भी आप ऐसे से कुछ देख रहे हो वो वाल्व्स है, ऐसे से कुछ देख रहे हो वो वाल्व है, वेल्व, ओके। वाल्व कहो, वेल्व कहो, ओके। तो ये 4 वाल्व कौन से है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो यहाँ पे ट्राइकस्पिड, देखो स्टूडेंट्स आप लोग को पूछते हैं कि ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड में जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है, जो ओपनिंग को गार्ड करता है, क्योंकि जब इसमें ब्लड भरता है तो तब तक ये बंद रहता है, पूरा भरने के बाद ये खुलता है ताकि वेंट्रिकल में जाए। ब्लड हमेशा राइट ऑरिकल में आता है फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, पहले ऑरिकल्स में आता है फिर वेंट्रिकल्स में जाता है, याद रखना। तो तब तक वाल्व बंद रहता है। तो राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड। 3 वाल्व है, इसे ट्राइकस्पिड कह सकते हैं, ओके। और बाइकस्पिड वाल्व क्या है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसको गार्ड करता है ओपनिंग और क्लोजिंग। जब यहाँ पे पूरा भर जाए ब्लड तब ये ओपन होता है, फिर जब ओपन होता है, जब यहाँ पूरा भर जाता है तब बंद हो जाता है, ताकि बैक फ्लो ना हो। बैक फ्लो भी होने नहीं देता, क्योंकि यहाँ से फिर ब्लड कहीं और जाने वाला, वो मैं बताऊंगी। नेक्स्ट है आयोटिक सेमीलुनर वाल्व। देखो सेमीलुनर, सेमी मतलब क्या, आधा, आधा सेमी सर्कल ऐसे होता है ना, और चंद्रमा जैसे दिख रहा है, इसलिए सेमीलुनर वाल्व। सेमीलुनर नाम कैसा पड़ा, चंद्रमा की तरह दिख रहा है, तो देखो ये इसीलिए सेमीलुनर नाम पड़ गया, ठीक है। तो सेमीलुनर वाल्व्स क्या करते हैं, जो स्पेशली पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व्स होते हैं, लोकेटेड द ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ओके। राइट वेंट्रिकल के ओपनिंग पे, देखो राइट वेंट्रिकल के ओपनिंग पे जो है ये सेमीलुनर वाल्व्स है, यहाँ पे लिखा है, देखो ये सेमीलुनर वाल्व्स है, ये देखो ओपनिंग पे वाल्व लिखे सेमीलुनर वाल्व्स है, ओके। सेमी यानी कि आधा और लूनर यानी कि चंद्रमा जैसे, इसीलिए याद रखना स्टूडेंट्स, मैं नाम बताने, याद रखने के तरीके भी बता रही हूँ आप लोग, ठीक है। तो द वाल्व परमिट द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली, उल्टा करने नहीं देता है, जैसे यहाँ गया फिर उल्टा नहीं आता है ब्लड, ओके। वाल्व इसीलिए जरूरी होते हैं, ओके, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, एक रिवर्स डायरेक्शन में जाने से रुकते हैं। और जैसे जैसे इंसान जब बूढ़ा होता है ना, तो ये इलास्टिसिटी वाल्व्स की खत्म हो जाती है, तभी गड़बड़ हो जाती है। सारी दिल की बीमारियां उम्र के साथ क्यों होती हैं, ओके। आजकल तो यंगस्टर्स को भी हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादा करके ओल्ड एज में तुम देख सकते हो, क्योंकि जो इलास्टिक टिश्यूज है, मसल लेयर्स ऑफ द आर्टरीज जो हार्ट के जो होते हैं ओल्ड लोगों में, वो ग्रेजुअली रिप्लेस होता है, इन इलास्टिक हो जाता है। फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो इन इलास्टिक बन जाता है, आर्टरी वॉल स्टिफ बन जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं, इसको कहते हैं हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे थोड़ा डॉक्टर भी बन जाओ तुम लोग, कुछ बीमारियों के नाम भी याद रखो, हेमोफिलिया, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, फिर ल्यूकेमिया, ये सारी बीमारियां याद रखना है आपको इस चैप्टर में। दिस कंडीशन इज नोन एज रिड्यूस द फ्लो ऑफ ब्लड। ये कंडीशन अगर किसी को हो तो ब्लड फ्लो कम जाता है हार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड लिविंग द हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो हार्ट जैसे मैंने कहा 4 चैम्बर में है, तो उनमें से अगर आप लोग नोटिस करो, यहीं पे देख लो, मैं यहाँ बताते जाऊंगी, एक्सप्लेन करते जाऊंगी, ठीक है। ये हार्ट है समझो,
ठीक है। और इस हार्ट के बीच में देखो सेप्टम होता है, हार्ट को दो में डिवाइड करते हैं, सेप्टम, ये मैंने बताना ही भूल गई, सेप्टम हार्ट को डिवाइड करता है। तो एंट्रिंग, देखो ब्लड दो तरीके से, देखो एक टाइम जब हार्ट बीट होता है तो उसमें 2 बार हार्ट में ब्लड जाता है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। हार्ट के जो सिस्टम है हम उसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार में 2 टाइम ब्लड जाता है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो स्टूडेंट, पहले हार्ट सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, वेना कावा है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, यहाँ पे देखो ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा है। उससे ये ब्लू पार्ट इस तरह, ये पीछे का पार्ट है हार्ट का। तो यहाँ पे लेफ्ट आर्टरी में पहले वो राइट आर्टरी में आएगा, सॉरी राइट ऑरिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ऑरिकल में आएगा, वेंट्रिकल में जाएगा हार्ट ब्लड। फिर वहां से, क्योंकि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले तो आएगा कहाँ से, पूरे बॉडी से ना। तो जो अपर बॉडी है, हमारा जो ऊपर बॉडी का पार्ट है, जैसे कि हमारे फेस से या शोल्डर से, वहां से सबसे जो बॉडी का ब्लड कहाँ पे आएगा, सुपीरियर वेना कावा। और जो लोअर बॉडी है हमारा वो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से आएगा। ठीक है, लोअर बॉडी का कहाँ से आएगा, इंफीरियर, लोअर बॉडी से आएगा, जैसे हमारे स्टमक से और लेग से, ये सब इंफीरियर वेना कावा से आएगा। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो, बॉडी जो पूरे सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, राइट ऑरिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में। अब ये बताओ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो ये ऑक्सीजन भरवाने कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन भरवाने जाएगा लंग्स में। कहाँ जाएगा, लंग्स में। और जैसे ही ऑक्सीजन भर गया फिर वो वापस आएगा कहाँ, पल्मोनरी वेन के थ्रू। और ऑक्सीजन भरवाने कौन से आर्टरी के थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और वापस कैसे आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर स्टूडेंट्स ये जो ब्लड किसको जाएगा, आओटा के थ्रू। आओटा के थ्रू किस में जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, टू ऑल बॉडी पार्ट्स। समझ में आया। तो स्टूडेंट्स आप लोग को एक आइडिया मिल गया। तो ब्लड जो एंटर हो रहा है फिर किस इससे एंटर हो रहा है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। इट इज द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, विच इज द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, वेना कावा। दोनों मतलब वेना कावा इन जनरल, ये क्वेश्चन आता है। ओके, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड, ये मैंने आप लोग को बताया कैसे होता है। और कौन सी मतलब जो ब्लड जिससे हार्ट से वापस जा रहा है वो किससे होता है, पल्मोनरी आर्टरी, आउटा और कोरोनरी आर्टरीज। देखो स्टूडेंट्स, कोरोनरी आर्टरीज क्या होता है, ब्लड के खुद के भी तो, हार्ट के खुद के भी तो आर्टरीज होते हैं। देखो हार्ट काम कर रहा है, अब हार्ट को काम करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एक ऑक्सीजन तो वो डीऑक्सीजनेटेड, वो सेल से आता है, वो अलग बात। हार्ट खुद भी ऑक्सीजन यूज करके क्या करता है, उसको हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड बनाता है। इसलिए कोरोनरी आर्टरीज राइट एंड लेफ्ट में होता है, राइट एंड लेफ्ट बेस में होता है। और ये दोनों जो होते हैं इन कोरोनरी आर्टरी और इन एनी ऑफ द ब्रांचेस डेडनिंग ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ द हार्ट मसल अकर्स कॉजिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन और कॉमनली कॉल्ड हार्ट अटैक। जब इसका डेड हो जाता है ये कोरोनरी आर्टरीज तो वो हार्ट अटैक भी हो सकता है। इन्फेक्शन मतलब डेथ ऑफ एन एरिया और टिश्यू ड्यू टू इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई। जब ब्लड बेसिकली क्या होता है पता है, इस आर्टरीज के अंदर या वेन्स के अंदर चर्बी जम जाती है। जब भी कोई एक पैसेज है, समझो एक पैसेज है, अब इस पैसेज में यहाँ पे हम लोग इतना चिकना खाते हैं तो यहाँ पे चर्बी स्टार्ट हो जाती है फ्लो। तो जो ब्लड फ्लो हो रहा था बेचारा, उसको जगह कम हो जाती है कि नहीं, उसका रास्ते में अड़चन आ गई कि नहीं, इसीलिए फिर कभी कभी तो ब्लॉक भी हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, तो और एक इंपॉर्टेंट टर्म है एंटरिंग द लीवर। हेपेटिक आर्टरी लीवर में एंट्री करती है, वो सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर फ्रॉम आउटर। देखो कोई भी सप्लाई होता है हार्ट से किसी बॉडी पार्ट में, वो आउटर के थ्रू होता है। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या होता है, कैरीज वीनस ब्लड फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट टू द लीवर। ठीक है, लीविंग द लीवर, हेपेटिक वेन लीवर, ऑब्वियसली इट कैरीज ब्लड फ्रॉम लीवर टू
पोस्टीरियर वेना का। तो ये कुछ टर्म्स है आप लोग को याद करना है। उसी तरह किडनी की भी एंट्रीज दिखा दी उन्होंने, रीनल आर्टरीज होगी, लीविंग द किडनी रीनल वे। देखो आर्टरीज जो होती हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और वेन्स जो होती हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, ओके। तो अब ये हार्ट वर्क कैसे करता है, बेसिकली हार्ट का काम चलता कैसा है। देखो चलने से पहले मैं दो चीजें बताना चाहती हूँ। पहला बात यह है कि जो हार्ट में बेसिकली दबना, और हार्ट ऐसे दबता भी है ऐसे खुलता भी है ना। दबने को हम कहते हैं क्या कहते हैं, या कॉन्ट्रैक्शन, और रिलैक्सेशन, यानी कि रिलैक्स भी होता है। जब वो दबता है, दबने के बाद ब्लड नीचे को भेजता है ना। जैसे यहाँ पे डायग्राम देखो, हार्ट यहाँ पे ब्लड आया तो यहाँ ऑरिकल्स को ऐसे दबना पड़ेगा ना, आया, फिर नीचे जब वो जाएगा तो ये रिलैक्स हो गया ऑरिकल, वेंट्रिकल्स दबना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो जब हम वर्किंग, अगर हार्ट कैसे चलने लगता है, तो बिगिन विथ ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट पहले रिलैक्स रहते हैं, पहले सब रिलैक्स रहते हैं। और ये रिलैक्स स्टेट को हम क्या बोलते हैं, हमने कहा CS याद रखो, कॉन्ट्रैक्शन, C से कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन स्टैंड फॉर सिस्टोल, इसलिए याद रखो CS याद। तो रिलैक्सेशन क्या होगा, डायस्टोल। तो मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में सब रिलैक्स रहते हैं, सारे चारों चैम्बर। तो चारों क्या किस स्टेज पे, डायस्टोल पे। डायस्टोल वर्ड बायो में रिलैक्सेशन के लिए होता है, याद रखो, और सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो स्टार्टिंग में जॉइंट डायस्टोल होता है सबका, रिलैक्स है हार्ट। अब ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा से जब अंदर आने लगता है, यहां से तो पल्मोनरी वेन से आएगा, ये जो है हमारा पल्मोनरी वेन है, ये लंग से ब्लड लेके आएगा। और वेना कावास कहां से लेकर आएंगे, वेना कावास कहां से रहेंगे, बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आएंगे। कौन से ब्लड लेकर आएंगे, डीऑक्सीजनेटेड। और ये कौन सा लाएगा, पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लाएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो ये जब ब्लड लेके आने लगते हैं तब क्या होता है, ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व पे प्रेशर पड़ने लगता है, वो खुलने लगता है ना, वो तो होता ही है। लेकिन जब खुलता है ब्लड और इसके वेंट्रिकल्स के अंदर, एट्रियम से ब्लड फिर वेंट्रिकल्स में जाने लगते हैं। तो एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन, ब्लड पासेस इनटू वेंट्रिकल एंड बोथ द एंड। अब इस टाइम पे दोनों एट्रियम का क्या हो रहा है, इसमें ब्लड भरते जा रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ब्लड अंदर ले रहा है उसको, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जैसे ही वो वेंट्रिकल में जाएगा, इन दोनों का अब तो यहाँ क्या हो रहा था, दोनों साइमल्टेनियसली इनका क्या हो रहा था, सिस्टोल हो रहा था। अब दोनों का सिस्टोल हो रहा है, लेकिन जब पूरा ब्लड इसके अंदर चला गया, इनके वाल्व खुल रहे हैं, वाल्व फिर बंद हो जाते, प्रेशर की वजह से वाल्व खुल गए, प्रेशर कम, वाल्व बंद, अंदर आ गए, पूरे वेंट्रिकल्स भर गए। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या कहेंगे, तो तब ऑरिकल्स क्या किस स्टेज पे होंगे, रिलैक्स होंगे, यानी कि डायस्टोल में। जब ये डायस्टोल में, तो ये सिस्टोल में, तो ये सिस्टोल में, तो वो डायस्टोल में। लॉजिक तो समझ में आया। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या करेगा, फिर से प्रेशर बढ़ाएगा, किसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा, इन वाल्व्स पे, सेमिलुनर वाल्व्स पे। समझ में आया, चंद्रमा वाले वाल्व पे, कि वेंट्रिकल से ये कनेक्टेड होते हैं ये वाले वाल्व। देखो फिर ये उल्टा इधर ब्लड जाए। अब देखो स्टूडेंट्स, ऑरिकल्स को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी वेंट्रिकल, क्योंकि उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड, ये तो कोई भी चीज ऊपर से नीचे इजीली लाएंगे, नीचे से ऊपर आपको जीना चढ़ना तो कितनी तकलीफ होती है। तो वही बात यहाँ पे हुई, सेमिलुनर वाल्व वेंट्रिकल्स, यानी कि प्रेशर बहुत देना पड़ता है। जब इन पे सब वेंट्रिकल्स भर जाते हैं, अब सेमिलुनर वाल्व पे प्रेशर बढ़ गया, अब क्या होगा, सेमिलुनर वाल्व सारे ब्लड ऊपर लेंगे। और ये क्योंकि ये वाला पार्ट डीऑक्सीजनेटेड पार्ट हमारा कि पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स को जाएगा, है ना। और ये वाला पार्ट का, ये वाला आओटा हमारा, आओटा से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो कैसे हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है, ऊपर की तरफ जो जाना, आओटा और पल्मोनरी आर्टरी फोर्स हो गए ओपन होने के लिए, और ब्लड इसमें फ्लो होगा टू दिस वेसल्स। नाउ द वेंट्रिकल्स रिलैक्स, जैसे ही ब्लड में गए, अल्लाह गई था, ये लोग रिलैक्स करने लगते हैं, है ना। तो ड्यू टू डिक्लाइन वेंट्रिकुलर, अब वेंट्रिकुलर प्रेशर बंद हो गया,
ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व वापस से ओपन हो जाते हैं, वापस से इसमें ब्लड आने लगता है एट्रियम से। तो ये चलते रहता है, ठीक है। और द ब्लड वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल। दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिक रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। तो बेसिकली स्टूडेंट मैं बोलना चाहती हूँ कि पहले क्या होता है, राइट एट्रियम में ब्लड आया समझो, ओके, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर ये लेकर कौन आ रहा है इनको, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ये लोग ब्लड लेकर आ रहे हैं, एरो ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यहां से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहा जाएगा, कहा जाएगा, नहीं, लंग्स को जाएगा। फिर लंग्स से ये सारा ब्लड कौन सा था, ये जो जितने ब्लड जा रहे थे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से, कौन से थे, डीऑक्सीजनेटेड। याद रखना है आप लोग को, ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। O2 लिख दूं मैं, डीऑक्सीजनेटेड, ओके, डी सब। लेकिन जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में चला गया, अब ये क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आने वाला है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आने वाला है, पहले लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आओटा के थ्रू कहाँ जाएगा, टू बॉडी पार्ट्स। और बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट में जो गया ब्लड वो कौन सा था, ये सारे कौन से ब्लड थे, ये सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड थे, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन जैसे ही ये बॉडी पार्ट पे गया, बॉडी ने सारा ब्लड क्या किया, यूज किया ब्लड, यूज किया ऑक्सीजन ब्लड से, और इसको क्या बना दिया, डीऑक्सीजनेटेड। अब फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से फिर राइट एट्रियम में जाता। तो ये क्या है, ये कार्डियक साइकिल, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और इसीलिए इसको हम सर्क्यूलेटरी क्या बोलते हैं, ओके बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, सर्कुलेशन, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में एट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ओके। जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल का क्या होगा, डायस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एट्रियल का क्या होगा, डायस्टोल होगा। ये तो आप लोग को पता ही चल गया। इसमें ब्लड फ्रॉम एट्रियम इज पुश्ड इनटू वेंट्रिकल्स, है ना, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, और यहाँ पे हाई प्रेशर में ब्लड इज पुश फ्रॉम द, इसमें प्रेशर ज्यादा लगता है। वेंट्रिकल से जब वाल्व्स में, सेमिलुनर वाल्व में ब्लड डालना तो बहुत प्रेशर लगता है। देखिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन एट एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शन, एट्रियो वेंट्रिकुलर के जंक्शन में ये वाल्व खुलते हैं। यहाँ पे कौन से वाल्व खुलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइक में क्लोज हो जाते हैं, सेमिलुनर वाल्व खुलने लगते हैं। तो ये याद रखना। और जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज होते हैं तो कौन सा साउंड होता है, लब। जब ओपन होते हैं तो क्या, कौन सा साउंड होता है, जब वाल्व्स, मुझे एक पेन दो रेड वाला, जब वाल्व्स ओपन होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ओके, ओपन होते हैं तो कौन सा साउंड होता है, लब। जब क्लोज होते हैं तो कौन सा साउंड होता है, डब। इसीलिए हार्ट धक 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 नहीं आप लोग कहते हो, एक्चुअली साउंड क्या है, लब डब लब डब लब डब। सेमिलुनर वाल्व्स एट द बिगिनिंग, और ये बेसिकली देखो ये स्टूडेंट्स याद रखना कि जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज होते हैं, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, मिस्टेक, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होते हैं तब लब साउंड होता है, और जब सेमिलुनर वाल्व्स और पल्मोनरी एंड आउटा जब क्लोज होते हैं तो डब साउंड होता है। तो कौन से वाल्व क्लोज होने में लब साउंड होता है,
बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। कौन से वाल्व क्लोज होने पे डब साउंड होता है? सेमीलुनर वाल्व। तो जब वाल्व क्लोज होते हैं तो लब और टब साउंड प्रोड्यूस होता है। लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है, ये वाले वाल्व। और जब सेमीलुनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं डब, ठीक है। और यहाँ पे एट्रिया ड्रॉ इन ब्लड थ्रू द ओपनिंग ऑफ द सेमीलुनर वाल्व, फिर वो पल्मनरी आर्टरी उसको ले जाती है लंग्स में, और पल्मनरी वे और आउटा उसको ले जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, अपना अपना रिस्पेक्टिव डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो इस तरीके से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आप लोग ने क्या देखा? एक टाइम पे 2 सर्कुलेशन हो रहा है, ये सुनो। कैसे? बताइए कैसे मुझे। पहले मैंने क्या कहा? पहले क्या हो रहा है? पहले पल्मनरी सर्कुलेशन हो रहा है। ये जो सर्कुलेशन हो रहा है कहाँ से? राइट एट्रियम से जब ब्लड जा रहा है लंग्स को, राइट एट्रियम वेंट्रिकल से, तो वो ब्लड वापस आ रहा है पल्मनरी में, तो इसको हम पल्मनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? और दूसरा सर्कुलेशन क्या हो रहा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो नीचे वाली सर्कुलेशन जो हो रहा है, जो बॉडी पार्ट से ब्लड जा रहा है। और देखो जो पल्मनरी सर्कुलेशन होता है वो हार्ट से ब्लड लंग को जाता है पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मनरी वेन के थ्रू कहाँ आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आओटा से फिर ब्लड जाता है बॉडी को, आओटा से जो ब्लड जाता है बॉडी को, और फिर बॉडी उसको यूज करके वापस जब राइट एट्रियम में लेकर आती है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन ऊपर वाला पार्ट और सिस्टमिक सर्कुलेशन नीचे वाला, ये याद रखना। इसमें बॉडी वाला काम चल रहा है, इसमें आर्टरियोवेन लंग्स की रोल प्ले हो रही है, ठीक है। ये याद रखना आप लोग को, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसलिए डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा था हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट इज ड्यू टू द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल। जो लब डब साउंड होता है एक पूरा प्रोड्यूस होता है, उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। वन कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं, वन रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। ओके, और ये दोनों मिला के एक हार्ट बीट होती है। और नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है इंसान की? 70 या 72 बीट्स पर मिनट। हम पल्स रेट भी चेक करके इसको पता करते हैं, सेम होता है हार्ट बीट और पल्स रेट, ठीक है। और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इज फेल्ट इन द सर्टेन एरियाज लाइक व्रिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पल्सेशन, दिस इज कॉल्ड पल्स। डॉक्टर पल्स रेट चेक करता है, ये सेम होता है, हार्ट बीट की तरह ही होता है। वन कंप्लीट हार्ट बीट और कार्डियक सेल कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल, ठीक है। और ब्लड प्रेशर क्या होता है? कभी कभी क्या होता है पता है? हम लोग कहते हैं बीपी हो गई, हाई बीपी, लो बीपी, ये क्या होता है? बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, यानी कि वॉल्स पे प्रेशर पड़ रहा है ड्यू टू पंपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट, प्रेशर पड़ रहा है। अब टू पंप ब्लड थ्रू कैपिलरी सिस्टम, हार्ट में खुद एक प्रेशर होना चाहिए पंप करने के लिए, नहीं तो ब्लड वेसल फ्लैटन हो जाएंगे, है ना। तो द प्रेशर वेरीज अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एज ऑफ द इंडिविजुअल। तो जैसे जैसे, इसीलिए यहाँ पे 2 टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लड इज पंप टू सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? डी किससे? रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। एस कॉन्ट्रैक्शन, याद रखना। डायस्टोलिक यानी रिलैक्स इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन द हार्ट डायलेट्स, यानी कि रिलैक्स पोजीशन पे। तो यहाँ पे ब्लड इज रिसीव बाय वेरियस चैम्बर, जब ब्लड रिलैक्स होगा तो वापस से ब्लड भरने लगेगा, है ना। तो इंसान में सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 mm। ओके, नहीं कहते इतना होना चाहिए, नॉर्मल हाई भी, मतलब हाई में इतना होना चाहिए। और ये हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, क्या है? जब हम कॉन्ट्रैक्शन में इतना होना चाहिए, और रिलैक्सेशन में डायस्टोलिक 80 mm। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए। लेकिन अगर इससे नहीं हुआ, अगर इससे ज़्यादा हो गया, जिससे हम लोग मेजर करते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर से हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर, उससे हमें पता चलता है क्या हमारा ब्लड प्रेशर। इससे अगर नॉर्मल नहीं रहा इंसान का, तो उसको हाई बीपी या लो बीपी हो सकती है। सबसे ज़्यादा हमारा इंसान में ब्लड किसका होता है ब्लड प्रेशर? न्यूबॉर्न बेबी, जितना छोटा चीज़ उतनी ज़्यादा ब्लड प्रेशर। और देखो ना, एक स्पैरो का तो 800 से 900 होता है बीट पर मिनट, बहुत छोटी होती है ना। रैट की भी आप लोग देख लो, तो आप लोग ये पढ़ लो, अक्सर आता है। वेल का आता है, क्योंकि वेल का बहुत कम है, 15 to 18, ओके, क्योंकि बहुत बड़ा है वेल। ओके, तो आर्टरीज और वेन्स जो होते हैं वही कैरी करते हैं, ये ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी वेन्स एंड कैरी, जिससे ब्लड कैरी होता है। तो आर्टरीज जैसे मैंने कहा थोड़े से वाइड होते हैं, क्योंकि उनको ब्लड कैरी करना होता है हार्ट से, है ना। और वेन्स के थोड़े पतले होते हैं, वो हार्ट
के तरफ वेन ब्लड लाते हैं, ठीक है। तो ये आर्टरीज और वेन्स का आप लोग यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आपको दिया है, ये टेबल आप लोग कॉपी कर लीजिए। आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पोर इट इनटू ब्लड। वेना का आवाज याद है ना, पूरे बॉडी से ब्लड लाके इसमें पोर करना। ओके, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है। ओके, ये एक्सेप्शन है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी उल्टा काम करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और नॉर्मल आर्टरी हाँ नॉर्मल आर्टरी जो है क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड। अब पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यहाँ पे उल्टा दिया, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती है टेक्स्ट बुक में, तो ये आप लोग ये चेक कर लीजिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं हर बार टेक्स्ट बुक सही हो। ब्लड फ्लोज विद जर्क्स एंड इज अंडर ग्रेट प्रेशर। किसमें, आर्टरी में बहुत प्रेशर, इसलिए आर्टरी थोड़ा चौड़ी होती है। और यहाँ पे फ्लो ऑफ ब्लड स्मूथ क्योंकि ऊपर से आता है ना, और अंडर लो प्रेशर। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आप लोग को पढ़ना है। अब लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड ग्रुप्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फंक्शनिंग ऑफ द ब्लड, ओके, एंड हार्ट। ओके, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स भी दिए हैं कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज कैसे दिखते हैं, ये भी टेबल बनाएंगे और यू नो